तो यहाँ स्टार्ट हो चुकी है हमारी रिकॉर्डिंग और हमने कल आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास फर्स्ट को एंड कर लिया था और उस क्लास में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। और हमने एक वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पीएच देखा था, तो पीएच क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस से निकालते हैं। पीओएच कैसे निकालते हैं, पीओएच बराबर क्या होता है, पीओएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन। उसके अलावा इन दोनों में अगर रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमने कल देखा था कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू किसके होता है, ये होता है अपने पास ओवरऑल 14 के, ठीक है, जहाँ से हमने रिलेशन निकाला था पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू किसके आता है, पी के डब्ल्यू के, ठीक है। तो 3 फार्मूले इस तरीके से हमने ड्राइव किए थे। अगर हम और बात करें फार्मूलों की, पेज को स्टेबल, ठीक है। अगर हम और फार्मूलों की अगर हम बात करें तो हमने कल देखा था कि अपने पास आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू √Ka/C। ये निकाल लिया था। अगर बेस के लिए लिखना होता है तो √Kb/C से हम इसको क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। C क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। और अगर हम बात करें तो हमने कल के लेक्चर में क्या क्या सीखा था, कल का लेक्चर हमने यहीं सेव करके रखा हुआ है। हमने किस किस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, हमने एसिड के लिए देख लिया था, हमने 2 एसिड की मिक्सिंग देख ली थी। उसके अलावा हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज के हम टॉपिक पर फोकस करते हैं। साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएच डिपेंडेंस। एक मिनट, पीएच इसको पीएच डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम वाटर की कंसंट्रेशन पर पीएच की डिपेंडेंस को चेक करेंगे कि जल की सांद्रता का पीएच पर प्रभाव, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कि फाइंड आउट द पीएच ऑफ एक्वस HCl सॉल्यूशन ऑफ 10⁻² मोलर कंसंट्रेशन। हमें एक सवाल दे रखा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एक्वस HCl है, ठीक है। मतलब HCl को हमने क्या किया, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है, ठीक है। एक मिनट, हमने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया है। तो HCl वाटर में डिज़ोल्व होगा तो कैसे आयनाइज होगा, H प्लस आयंस प्लस Cl माइनस आयंस, ठीक है। HCl कैसा होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 10⁻² मोलर, तो डिसोसिएशन के बाद H प्लस आयंस कितने होंगे 10⁻², और Cl माइनस भी कितने होंगे 10⁻²। तो यहाँ से अगर हम देखें तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज़ 10⁻² मोलर। और हमसे क्या पूछा हुआ है, पीएच। तो हमें पता है पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयंस कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस, आगे से आगे आ जाएगा -2 लॉग 10⁻10 विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना आ जाता है, पीएच आ जाता है 2। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन मान लो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे दे रखा है
जैसे फाइंड आउट pH of aqueous HCl of 10 days -7 concentration। ठीक है, तो अपने पास एक HCl सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसकी कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है कि मान लेते हैं ये अपने पास एक बीकर था और एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हमने क्या किया है, वाटर लिया है और वाटर में हमने पहले भी HCl को ऐड किया था और अब भी HCl को ऐड किया है और HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 डेज -7 मोलर। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है कि पहले भी हमने ऐड किया था, यहाँ भी वाटर था, सेम चीज़ कि यहाँ पर भी क्या था, वाटर था और इसमें भी हमने क्या ऐड किया था, HCl को ऐड किया था। लेकिन हमें पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, चलो फिर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लें ओल्ड तरीके से, अगर हम नॉर्मल तरीके से जाएं कि सर अपने पास HCl है, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया है और डिज़ोल्व करने पर क्या होता है कि यहाँ पर ये ऐसे आयनाइज होगा H+ आयंस प्लस Cl- आयंस में। ठीक है, HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 डेज -7 और हमें पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस कितनी आएगी, 10 डेज -7 मोलर और Cl- भी कितने होंगे, 10 डेज 7 माइनस मोलर्स। और अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो हमें इस डाटा से मतलब होता है कि हमें पता है pH कितना होता है, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ और H+ की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, -log ऑफ 10 डेज -7 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो pH कितना आएगा, 7। लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर क्यों है कि देखो, एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि अपने पास एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या लिया है, HCl लिया है और अपने पास वाटर भी है और हमें पता है वाटर में H+ आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10 डेज -7 और एक्वस HCl है, ये भी कितना लिया, 10 डेज -7, तो इसमें भी H+ आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, -7। तो लॉजिक क्या कहता है, अगर मान लो कोई एसिड लिया है, कोई भी सब्सटेंस लिया है और उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन 10 -1, 10 डेज -2, 10 डेज -3, ठीक है, इतनी हो, लाइक 0.1, 0.01, 0.001 के ऑर्डर के समथिंग आ जाती है। ठीक है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा का मतलब वाटर कंसंट्रेशन H+ आयंस 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, देखो कितनी स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, अगर इससे कंपेरेटिवली ज़्यादा है तो जो pH है, ठीक है, वो ओनली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। लेकिन मान लो हमने कोई सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो हमें पता है वाटर के अंदर H+ आयंस कितने होते हैं, 10 डेज -7 और हमने कोई सब्सटेंस ले लिया, कोई भी सब्सटेंस ले लिया, कोई भी रिएक्टेंट ले लिया, कोई भी ऐसी स्पीसीज ले ली जो इसके आसपास हो, इसके आसपास, लाइक 10 डेज -5, 10 डेज -6, 10 डेज -7, 10 डेज -8, 10 डेज -9, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जब हमें pH निकालना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर pH किस पर डिपेंड करेगा, pH डिपेंड करेगा H+ आयन की कंसंट्रेशन सब्सटेंस की प्लस H+ आयंस ऑफ वाटर। हम वाटर के भी H+ आयंस को कंसिडर करेंगे क्योंकि क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत ही लेस हो चुकी है। तो अब जो pH है उसमें जो हमने डाला है उसके भी H+ आयंस और वाटर के H+ आयंस भी क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फार्मूला क्या हो गया है, लेटेस्ट हमने एक अपडेटेड फार्मूला डिराइव किया है, तो pH हो जाएगा -log ऑफ H+ आयंस ऑफ टोटल। इसका मतलब अगर हमने क्या कर रखा है, एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, अरे यहाँ से चलते हुए यहाँ तक,
ठीक है, हमने एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन कुछ ऐसे लिया है कि अपने पास हमने क्या किया है, 10⁻⁻7 को ऐड किया, ये इसकी कंसंट्रेशन है, और वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁷ मोलर। ठीक है, तो हमें पता है HCl है, डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो डिसोसिएट होगा तो HCl से H+ आयंस कितने निकलेंगे, H+ आयंस ऑफ HCl कितने होंगे, 10⁻⁷ कितना लिया है हमने। और अगर हम वाटर के केस में बात करें तो वाटर के केस में भी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस कितनी होगी, 10⁻⁷। ठीक है, तो अगर हम बात करें H+ टोटल H+ आयंस कितने हुए अपने पास, तो ये हो गए सर 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷। हमने इन दोनों के H+ आयंस को ऐड कर दिया, और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। अब इस डाटा से हम क्या करेंगे, pH कैलकुलेट करेंगे। तो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टोटल H+ आयंस, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। तो आगे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10⁻⁷। ठीक है, अगर हम माइनस को अंदर लेके जाएं, पहले अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। log 2 होता है सर 0.3010 माइनस 7, और अगर हम नेगेटिव को अंदर लेके जाएं तो ये रहेगा 7 माइनस 0.3010, और इसमें से अगर हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली, pH आ जाएगा अपना 0, 9, 10 में से गए 9, और 10 में से 4 गए तो 6 पॉइंट, 7 में से 1 जाएंगे तो 6, लगभग 0, 10, 10, 6, 3 और 1 10, 6 और 1 7। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली pH आ गया है 6.7 विच इज़ लेस दैन 7। तो अगर हम अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट से बिना लॉजिक लगाए क्वेश्चन करेंगे तो कितना आ रहा था, 7। लेकिन अगर किसी भी एसिड को, किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं और अगर वो वाटर की कंसंट्रेशन के आसपास है, वाटर में H+ आयंस की कंसंट्रेशन के आसपास है, तो pH क्या करेगा, वेरी करेगा। और pH किस पर डिपेंड करेगा, दोनों आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से pH भी कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हमने दो चीज़ें सीखी हैं कि जो pH होता है, pH वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, pH धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो अपने पास अगला है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। ठीक है, pH अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अपने पास नया टॉपिक मिलेगा, कॉमन आयन इफ़ेक्ट। ठीक है, जिसको बोला जाता है सम आयनन प्रभाव। ठीक है, होता क्या है, देखो बहुत ही सीधे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं अपने पास हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले कि इफ़ वी हैव 0.05 मोलर acetic acid solution which Ka is 1.77 into 10⁻⁴, and if we add 0.01 molar HCl in it, then find out pH of resulting solution। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं, होता क्या है। मान लेते हैं अपने पास कोई एसिड है, ये रहा एसिड। ठीक है, ये एक इस तरीके से हमने एक बीकर लिया है और बीकर के अंदर हमने एसिड ले लिया।
ये है CH3COOH और अपने पास ये एसिड है 0.05 मोलर कंसंट्रेशन का। तो हमें पता है अगर हमें इस सॉल्यूशन का pH निकालना है तो pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। और क्योंकि CH3COOH एक वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन कैसे होता है, CH3COOH जो कैसे डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस साथ में H प्लस। अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.05 मोलर, तो प्रोडक्ट कितना होगा अभी 0। टाइम t इक्वल टू t पर हम देखते हैं 0.05 मोलर में से कुछ पार्ट इसका क्या होगा, 0.05 अल्फा, इसमें से क्या होगा डिक्रीज विच इज़ C माइनस C अल्फा। तो बनेगा कितना 0.05 अल्फा और H प्लस आयन भी कितने होंगे 0.05 अल्फा, मतलब ये क्या बना है C अल्फा। तो हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितनी होती है, यहाँ दे रखी है C अल्फा, मतलब कितना है 0.05 ऑफ अल्फा। ठीक है, और अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा निकालते हैं अंडर रूट KA/C से। तो अंडर रूट के कितना दे रखा है 1.77 इंटू 10 डेज माइनस 4 है, 5 है, 4 लिया है -4, ये गिवन होता है। और C कितना है 0.05, एक्चुअली इतना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फ़ा कितना आएगा, लगभग शायद हमने कल कैलकुलेट भी किया था, और 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 177 कुछ इस तरीके से आएगा कि 177 में डिवाइडेशन 5 का करेंगे तो हमने शायद कल कैलकुलेट किया था, ये अंडर रूट आएगा 35.4 इंटू 10 डेज -4, शायद ये -6 हो, -5 है, हम इसको -5 कर लेते हैं। ये लो, दिस इज़ -5 तो यहाँ से अल्फ़ा कितना निकल कर आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा अंडर रूट 35.4 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज -6, मैंने डेसिमल को नीचे किया तो ऐसे आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो 10 डेज -6 कितना होता है 10 डेज -3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 354 कितना होता है 18 364। एक मिनट कैलकुलेट ही कर लेते हैं, अपने पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 354, तो ये आ जाएगा 18.81। ठीक है, 18 324, तो ये समथिंग आ गया है इतना कि अपने पास 18, अपन कैलकुलेट करने के लिए इतना ले लेते हैं 18 इंटू 10 डेज -3। ठीक है, अपन को एक्यूरेट कंप्लीट करना होता है लेकिन अपन इतना सपोज कर लेते हैं ताकि हम इस लॉजिक को सीख सकें। तो अल्फ़ा आ गया, तो अगर इस केस में अगर हम pH कैलकुलेट करें तो pH कितना आएगा माइनस लॉग ऑफ C कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा कितना आ गया C अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया है 18 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज -3। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ, शायद हमने कल किया था ये, लॉग, हाँ ये देखो ये किया था। तो pH कितना आया था, pH आया था 4.58। अगर हम इस डाटा को बार बार कैलकुलेट ना करें तो अपने पास pH कितना आ रहा है, pH है 4.58। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये ओल्ड pH। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लें इस क्वेश्चन में हमने V ऐड 0.01 MHCl। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसी थी, या मान लें सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या दे रखा था, इस तरीके से एसिटिक एसिड दे रखा था CH3COOH 0.05 मोलर कंसंट्रेशन का। तो अपने पास था CH3COOH किस तरीके से डिज़ोल्व हुआ था, CH3COO माइनस और H प्लस। तो यहाँ कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी 0.05 मोलर। तो कैसे डिसोसिएट हो रहा था, इस तरीके से, ये 0.05 मोलर में से 0.05 अल्फा और ये हो गया
0.05 अल्फ़ा और ये 0.05 अल्फ़ा। अब क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि अगर इसी सॉल्यूशन में अगर हम क्या कर दें 0.01 मोलर HCl ऐड कर दें, ठीक है। जैसे हमने इसमें बाहर से आया, हमने इसमें क्या कर दिया है, HCl ऐड कर दिया है, ठीक है। तो HCl ऐड कर दिया, तो HCl ऐड करेंगे तो HCl किसके अंदर क्या होगा, आयनाइज होगा, और आयनाइज होगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन की फॉर्म्स में टूट जाता है, ठीक है। तो कितनी कंसंट्रेशन है, 0.01 मोलर, तो कैसे होगा 0.01 मोलर, और यहाँ पर भी 0.01 मोलर। पहले सिर्फ H प्लस आयंस कितने थे, इतने थे। अब हमने वापस से कुछ ऐड किया है तो उससे अब क्या हुआ है, H प्लस आयंस और आ गए। तो यही होता है कॉमन आयन इफेक्ट, इट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। अगर कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, कोई स्पीसीज़ है और उसमें एक्सटर्नली अगर हम ऐसी स्पीसीज़ डालें जिसके अंदर ऐसे आयंस प्रेजेंट हों, ठीक है, जो ऑलरेडी उस स्पीसीज़ के अंदर हैं, तो वो क्या करेंगे, उस आयन की स्पीसीज़ के या उस आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज़। मतलब पहले एसिटिक एसिड है तो उसके अंदर आयन कौन से थे, ये थे। अब हमने एक्सटर्नल सोर्स से कुछ ऐड किया तो उसमें भी क्या होते हैं, सेम आयंस होंगे। अगर हम अलग से सेम आयन वाली चीज़ को डाल देंगे तो पहले वाली जो चीज़ है उसके अंदर जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ हो जाती है तो उससे pH पर इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर हम किसी स्पीसीज़ में सेम आयन वाली कोई कंसंट्रेशन डाल देते हैं तो जो इफ़ेक्ट आता है उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट, ठीक है। तो अब अगर हमें pH निकालना है तो कैसे निकालेंगे, pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। लेकिन अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, 0.05 मोलर CH3COOH और साथ में 0.1 मोलर HCl भी प्रेजेंट है। और यहाँ से H प्लस आयंस कितने आ रहे हैं, H प्लस आयंस कितने आएंगे, 0.05 अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ से H प्लस आयंस कितने आएंगे, 0.1 मोलर। तो जैसे इसको डालेंगे तो इस कंसंट्रेशन में इन H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ से जो नई इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन, वो कुछ इस तरीके से आएगी कि यहाँ पर पहले CH3COOH का डिसोसिएशन कैसे हो रहा था, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कैसे डिसोसिएट हो रहा था, ये था 0.05 मोलर और ये भी था 0.05 मोलर, ठीक है। कुछ भूल गए, C अल्फ़ा 0.05 अल्फ़ा और यहाँ पर भी 0.05 अल्फ़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या ऐड हो जाएगा, 0.1 ही लिया है ना हमने। 0 पॉइंट क्वेश्चन में क्या लिया था, 0.01, तो हमने 0.01 कंसंट्रेशन का अगर ऐड किया है तो सही कर लेते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर 0.01 आयंस किसके भी ऐड हो जाएंगे, H प्लस आयंस ऐड हो जाएंगे, एक्सटर्नल HCl वाले, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया pH आएगा तो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, अब नई H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05 अल्फ़ा प्लस 0.01, और अल्फ़ा कितना कैलकुलेट किया था, माइनस लॉग ऑफ कितना आएगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा कितना था, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज माइनस 3 प्लस 10 डेज माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ ये बचेगा यहाँ पर 18×90 90/100 मल्टीप्लाई बाय, डेसिमल हटाया हमने, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज माइनस 3 प्लस 10 डेज माइनस 2, 1 डेसिमल से 1 डेसिमल कैंसिल, और ये कहाँ से आ गया, तो माइनस लॉग ऑफ, अगर हम ऊपर जाएं तो 9 × 10 डेज माइनस 4 प्लस 10 डेज माइनस 2,
और यहाँ से हम अगर हम एक्सटर्नल तरीके से कुछ कैलकुलेट करते हैं इसको तो कैलकुलेट करते हैं 10 डेज़ माइनस 4 मैंने इसको बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा 9 प्लस 10 डेज़ पावर 2 इस तरीके से बचेगा और विच इज़ इक्वल टू 10 डेज़ पावर 2। तो ये हो चुका है अपने पास, ये 10 डेज़ माइनस 4 है, 10 डेज़ माइनस 4 है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं माइनस लॉग ऑफ डाटा क्या है अंदर 10 डेज़ माइनस 4 और इनसाइड है 9 प्लस 10 डेज़ पावर 2। भाई ये मैथमेटिक्स होती है, किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। तो यहाँ से हम बात करें माइनस अंदर चलेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 10 डेज़ माइनस 4 प्लस लॉग ऑफ 9 प्लस 10 डेज़ पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम अंदर जाएंगे और अगर हम अंदर जा रहे होते हैं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 डेज़ माइनस 4 को 4 लिख सकते हैं प्लस ये क्या डाटा है, ये जो अपना डाटा है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि अगर प्लस में है तो log 9 मल्टीप्लाई बाय log 10 डेज़ पावर 2। ठीक है, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो log 9 की वैल्यू कितनी होती है, log 9 को लिख सकते हैं log को लिख सकते हैं, कल हमने कैलकुलेट किया था log 9। तो log 9 होता है 0.42। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस log 9 होता है 0.42 और log 10 डेज़ पावर 2 को क्या लिखते हैं 2। तो विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस 0.84। ठीक है, और अगर हम देखें तो कुछ गड़बड़ है यहाँ, बिल्कुल यहाँ गड़बड़ है, दिस इज़ -4। ठीक है, तो ये है -4 और हम इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.84 विच इज़ इक्वल टू 6 1091.3। तो 6 4 10 8 9 10 3। तो अपने पास जो लेटेस्ट pH आया है pH, ठीक है, वो कितना आया है 3.16। इट इज़ न्यू pH, मतलब हमने जब कंसंट्रेशन को ऐड किया है तो उसके बाद हमारे पास ये pH जनरेट होता है। तो अपने पास ओल्ड pH कितना था 4.58, ठीक है, और नया pH कितना है 3.16। तो डिफरेंस इन pH तो कितना आएगा 4.58 माइनस 3.16 विच इज़ इक्वल टू 862514 और ये हो जाएगा 1। तो कितने का डिफरेंस आ गया 1.42। ये नीट की कुछ चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं कि अगर मान लेते हैं कि नॉर्मल स्पीसीज है और उसमें कुछ ऐड करने के बाद नया pH आता है तो pH का डिफरेंस कितना होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट को देख रहे होते हैं कि कोई सेम आयन की स्पीसीज अगर डालते हैं तो उससे pH में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पूरे लॉजिक को रिवाइज करें तो लॉजिक क्या कहता है कि अगर अपने पास मान लेते हैं कोई एसिड है, कोई भी एसिड है और एसिड को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो कैसे टूटता है वो H+ आयंस एंड एनाइंस में। ठीक है, ये कैसा एसिड है, वीक एसिड, और कैसे डिसोसिएट होगा, टाइम t=0 पर t=0 जिसकी कंसंट्रेशन C होगी 0 0। t=t टाइम के बाद कितना ऐड हो जाएगा, ये C में से C अल्फ़ा होगा, C अल्फ़ा C अल्फ़ा। ठीक है, और अगर हम इसमें एक्सटर्नली कोई एसिड डाल देते हैं, ठीक है, हमने कोई एसिड डाल दिया HX, ठीक है, तो वो कैसे डिसोसिएट होगा H++Cl- में। ठीक है, इस पूरे डाटा से pH कैसे निकाल रहे थे, pH आ रहा था अपने पास चलो वो तो कर ही लिया हमने। अब अगर मान लेते हैं इसकी हमने कोई कंसंट्रेशन ली है C1, तो H+ आयंस भी कितने होंगे C1 और ये भी कितना हो जाएगा C1। तो इनिशियली अगर हम बात करें हाँ, तो हमें क्या करना था, जैसे ही हमने ऐड कर दिया एडिशन एक्सटर्नली,
ठीक है। एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड किया है, तो अपने पास टोटल H प्लस आयंस कितने हो जाएंगे, टोटल H प्लस आयंस हो जाएंगे, पहले जितना दे रखा है H प्लस आयंस की कंसनट्रेशन C अल्फ़ा, H प्लस आयंस ऑफ एसिटिक एसिड सॉरी अपने पास एसिड वाले, प्लस H प्लस आयंस भी ऐड हो जाएंगे किसके, जो हमने एक्सटर्नली ऐड किया है। तो अपने पास क्या होगा, C अल्फ़ा प्लस C1, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल ली H प्लस टोटल्स, और ऐसे हम निकाल सकते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ C अल्फ़ा प्लस C1। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, pH कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ से Ka की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो अल्फ़ा किस पर डिपेंड कर रहा होता है, Ka पर। तो Ka की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Ka की वैल्यू डिपेंड करेगी Ka, क्योंकि न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, क्योंकि हमने ऐड क्या किया है, इसमें कॉमन आयन ऐड किया है H प्लस आयंस, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, C माइनस C अल्फ़ा CS3 COOH, ये डिसोसिएट हुआ CS3 COO माइनस और साथ में H प्लस पर। अब नई इक्वेशन क्या हुई है, C माइनस C अल्फ़ा, ये कितना बना है C अल्फ़ा, और ये बन गया C अल्फ़ा प्लस C1। तो K क्या होता है, K होता है कंसनट्रेशन ऑफ CS3 COO माइनस साथ में H प्लस डिवाइडेड बाय CS3 COOH कंसनट्रेशन। मुझे बार बार वही याद आ जाता है कि हमने ये HA लिया है, ये H, ये A माइनस आयन है, और ये क्या है, H प्लस आयंस है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। तो CS3 COO माइनस की कंसनट्रेशन कितनी होगी, लाइक सपोज किसी भी एनायन की कंसनट्रेशन, फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं कि एनायन की कंसनट्रेशन H प्लस आयन कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसनट्रेशन। तो एनायन कितना है C अल्फ़ा, H प्लस आयंस कितने हैं C अल्फ़ा प्लस C1 डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग एसिड कितना है C1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो C से C कैंसिल हो जाता है और अंदर क्या बचता है, Ka इक्वल टू अल्फ़ा C अल्फ़ा प्लस C1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और हम जो नॉर्मली क्वेश्चंस कर रहे होते हैं वही अज्यूम करके कर रहे होते हैं कि यहाँ से केसेस निकल कर आते हैं। केस वन क्या कहता है, अगर मान लेते हैं C1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, 1 माइनस अल्फ़ा कितना है, 1 की इक्वल है। तो K कैसे निकल कर आएगा, Ka विल बी अल्फ़ा, ये वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, C1 के इक्वल। तो अंदर क्या बचा, C1 डिवाइडेड बाय 1। तो K किस पर डिपेंड करेगा, K विल डायरेक्टली डिपेंड करेगा अल्फ़ा C1, और C1 की इसकी कंसनट्रेशन है कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, एक्सटर्नल जो एसिड हमने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं केस 2 क्या कहता है, केस टू ये कहता है कि मान लें कि 1 माइनस अल्फ़ा इस डायरेक्टली, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं कि अगर केस 2 में ऐसा हो कि अपने पास 1 माइनस अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली 1 हो, क्योंकि ये नॉर्मल जनरली क्वेश्चन में इसी तरीके से आ रहा होता है कि वीक एसिड्स होते हैं तो उनके लिए। लेकिन C प्लस कहाँ गया, ये रहा, C अल्फ़ा प्लस C1 नॉट इक्वल टू C1, मतलब ये जो वैल्यू है उसमें C अल्फ़ा विच नॉट लेस देन C1, ठीक है, C1 से बहुत ही कम नहीं है। लाइक C1 दे रखा है 0.1 दे रखा है, और ये दे रखा है 0.09 समथिंग दे रखा है, तो ये आपस में कंसिडरेबल है, मैम बहुत छोटा नहीं है। अब बहुत छोटा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, K कैसे निकालेंगे, K इक्वल टू, K क्या है अपने पास, अल्फ़ा
अंदर क्या बचेगा, सी अल्फ़ा प्लस सी वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ऑटोमेटिकली के ए डिपेंड करेगा अल्फ़ा सी अल्फ़ा प्लस सी वन पर, और हम इस तरीके से क्या करेंगे, के ए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाली अभी अपने ही क्वेश्चन को अगर हम लें तो अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, हमने अल्फ़ा निकाला हुआ है अल्फ़ा की वैल्यू शायद ये है, वेयर इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने कैलकुलेट किया हुआ है जीरा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई है। तो अगर हम सेम क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सेम क्वेश्चन में अगर डाटा दे रखा हो कि यहाँ पर कंसंट्रेशन सी कितना था 0.05 और C1 मतलब HCl की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.01, तो ये आपस में बहुत छोटी नहीं है, तो K कितना आएगा 0.05 इज़ नॉट लेस दैन 0.01। ठीक है, तो K कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा कितना है 18 इंटू 10⁻³ अंदर कितना बचेगा, C कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 18 इंटू 10⁻³ प्लस 0.01, और इसको करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनली KA आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है कॉमन आयन इफेक्ट कैलकुलेट करने का मेथड, और बेसिकली इतना लेंथी नहीं आता है, फिर भी हम नॉर्मली क्वेश्चन से कैलकुलेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें शॉर्ट टिप्स की, शॉर्ट टिप्स, कलर चेंज करने का समय आ चुका है, शॉर्ट टिप्स। तो हम क्या करें, अगर हम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर रहे होते हैं तो pH किस पर डिपेंड करता है, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सी अल्फ़ा प्लस C1। ठीक है, और यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन क्या है, C1 जो हमने एक्सटर्नली एसिड किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने वीक एसिड है और वीक एसिड में ही क्या किया है, हमने वीक एसिड को क्या किया है, मिक्स किया है। ठीक है, वीक एसिड में वीक एसिड को मिक्स करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो हमने मान लिया कि वीक एसिड है और वीक एसिड में अनोदर हमने वीक बेस को ऐड किया है। क्या करना चाह रहे हैं हम, तो सेकंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से वीक एसिड को हम किस में ऐड करेंगे, वीक एसिड में ऐड करेंगे। ठीक है, और अपने पास अगर हम क्या करें, वीक बेस में किसको ऐड करें, वीक बेस को ऐड करें। तो वीक एसिड और वीक एसिड में जब ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हमें H+ आयंस निकालनी है, थर्ड पॉइंट है, मुझे कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर हम बात करें कि वीक एसिड था और अनोदर वीक एसिड हमने ले लिया, ठीक है, और हमने दो वीक एसिड्स को मिक्स किया है, तो टोटल हम क्या निकालेंगे, H+ आयंस। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अंडर रूट, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, फर्स्ट एसिड के लिए Ka1C1 और सेकंड के लिए Ka2C2। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी C1, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी C2। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट वीक एसिड के लिए क्या होगा Ka1 एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसके लिए क्या होगा Ka2, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये टोटल H+ आयंस की कंसंट्रेशन है, और pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड थिंग है, अगर मान लो हमने क्या किया है, वीक बेस में वीक बेस को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो देखो वीक बेस है तो बेस के लिए क्या होता है Kb, इसकी कंसंट्रेशन क्या मान लेंगे C1, ये वीक बेस है तो Kb2 कंसंट्रेशन C2। तो अब इससे ना pH नहीं, H+ आयंस नहीं आएंगे, क्योंकि बेस है तो बेस के अंदर क्या होते हैं OH- आयंस होते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- टोटल निकालेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, Kb1C1 प्लस Kb2C2। ठीक है, और यहाँ से pH
पहले हम निकालेंगे POH विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट KB1C1 प्लस KB2C2 और pH निकालना होता है तो pH प्लस POH किसके इक्वल होता है 14 के इक्वल होता है। तो POH निकल जाएगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं pH कैलकुलेट कर सकते हैं।